गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं सैयद जाहिर मेहंदी रिजवी फ्रॉम मेहंदी एकेडमी ऑफ साइंस। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेंजर बी परम्यूटेड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड द वर्ड फॉर्म बाय अरेंजिंग इन डिक्शनरी देन द रैंक ऑफ द वर्ड गैंडर। आपको गैंडर की रैंक बतानी है। रैंक निकालने के बहुत डिफरेंट वेज होते हैं। यहाँ पे हम लोग जल्दी से अगर रैंक निकालना चाहें तो एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है कि जिसकी वो रैंक पूछ रहा है उसको आप लोग लिख लिए कि वो गैंडर लिख रहा है तो GNDER, और फिर क्या करना है कि हर लेटर की अपनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसकी रैंक लिख दिए। जैसे भाई लेटर ए जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसकी रैंक 1 होती है। ए के बाद हमारा लेटर डी आएगा तो डी की रैंक हमारी 2 है। डी के बाद जो है वो लेटर ई आएगा तो ई की जो रैंक है वो हमारी 3 है। ई की रैंक 3 है। ई के बाद जो आएगा वो जी आएगा, इसकी रैंक 4 है। जी के बाद जो लेटर आएगा वो एन आएगा कि एन आर आएगा, तो एन आता है तो इसकी रैंक हमारी 5 है। एन की रैंक 5 हो जाएगी, आर की रैंक हमारी 6 हो जाएगी। तो पहला काम है कि आपको उसके ऊपर उनकी रैंक्स को लिख देना है। फिर देखिए क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द लोअर टर्म। लोअर टर्म से आप उसको शुरू कर लिए और लोअर टर्म से शुरू करने के बाद अब ये जी के ऊपर का नंबर देखिए 4 है। देखिए कि इसके राइट में 4 से छोटे कई नंबर हैं, तो 4 से छोटा 1 है, 4 से छोटा 2 है, 4 से छोटा 3 भी है। इसका मतलब जी में जो आगे नंबर्स हैं से छोटे वो 3 है, मतलब 4 से छोटे नंबर लिख लेना है। इसी तरह ए पे तो 1 है, 1 से छोटा आगे कोई नहीं है तो 0 लिख लिए। एन के ऊपर 5 है, उसके छोटे नंबर कहे हैं तो एक 2 है और एक 3 है, इसका मतलब 2 नंबर छोटे हैं। डी के ऊपर 2 लिखा है, इससे छोटे कहे हैं तो वो 1 है। 3 के सामने 6 लिखा हुआ है तो 3 से छोटा कोई नहीं है। सॉरी, ये 2 से छोटा कोई नहीं था, वो 1 लिख दिया है, वो 1 नहीं है। 2 से छोटा भी कोई नहीं है तो 2 पे भी 0 ही आएगा। 2 पे भी हमारा 0 ही आएगा, 2 पे भी 0 ही है। और अब 8 पे तो 6 है तो इससे भी छोटा कोई नहीं है, 0 ही रहेगा। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो ये नंबर्स हैं स्टार्टिंग से, ये हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल करके लिख लिए। और ये जो ऊपर के नंबर्स हैं इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेना है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि सपोज कर लिए जी के आगे अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा होता, कि अगर ए मान लिए 2 बार होता तो हम 3 के नीचे फैक्टोरियल 2 लिख देते। तो अगर रिपीटेशन है तो उसमें भी ये ट्रिक काम करती है, बट जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस उसके राइट में होते हैं उतना फैक्टोरियल डिवाइड में लिख देना है। यहाँ नो रिपीटेशन था तो इसके नीचे हम लोग ने फैक्टोरियल 1 लिखा है। अब फैक्टोरियल 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखिए। अब ये दोनों नंबर्स को लिख के आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 0 वाले तो 0 ही आ रहे हैं, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 है, ये 0 है, सिर्फ बचा क्या है 2 को 3 फैक्टोरियल से करेंगे तो हमें लग रहा है ये आएगा 2 × 6, और 3 को 5 फैक्टोरियल से करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 3 × 120। इतना करने के बाद एक चीज़ आपको और याद रखना है कि वटेवर आंसर आएगा इस आंसर में आपको +1 करना है, +1 सब में करना होगा। सो वी आर गेटिंग 3 × 120 360 और प्लस 2 6 12 आ रहा है और +1, ये 1 आपको ऐड करना है, ये अपने मन से आपको ऐड कर देना है। तो फाइनली यू आर गेटिंग 373। इसका मतलब जेंडर की जो रैंक होगी वो 373 होगी। इस तरह से रैंक निकालने के लिए आप डिफरेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये जो लिखा है इसमें टाइम नहीं लगता है लिखने में, जल्दी आप सोचेंगे यू विल गेट द आंसर 373। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि an इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 to n 1/NCR 1/NCR देन r अपॉन NCR समीशन r इक्वल टू 0 to n, इसका मान बताना है आपको। ये गिवन है an और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से, समीशन r इक्वल टू 0 to n है r/NCR। इसकी वर्किंग क्या होगी, तो समीशन में हम चाहें तो ऐसा भी देखिए लिख सकते हैं, एक r की NCR की प्रॉपर्टी है कि NCR कैन ऑल्सो बी रिटन एज NCn-r, मतलब r की जगह हम n-r लिख दें तो कॉम्बिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ r है अगर हम वहाँ पे n-r लिख दें और अपॉन में NCR, r की जगह n-r, तो सपोज इसको स्टोर कर लेते हैं कि ये y में स्टोर है, तो द वैल्यू ऑफ y इज नाउ कमिंग एज समीशन r इक्वल टू 0 to n n-r अपॉन NCn-r। अब चाहें तो ये NCn-r को फिर से हम लिख दें समीशन r इक्वल टू 0 to n n-r अपॉन NCR। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग ने n-r लिख दिया, और जो क्वेश्चन था उसको देखें भाई, तो y तो हमारा ये भी था समीशन r इक्वल टू 0 to n r अपॉन NCR, ये भी तो y है, तो ये भी y है, वो भी y है। ये हमारी इक्वेशन जो पहले से दी हुई थी। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर लें, इफ़ आई ऐड 1 and 2, 1 और 2 को अगर ऐड कर लिया जाए 1 + 2
तो लेफ्ट में तो आ जाएगा 2y, तो 2y विल बी इक्वल टू, जब ये ऐड होगा तो n माइनस आर में से r कैंसिल हो गया, तो n टाइम समीशन r इक्वल टू 0 टू n, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एन सी आर, और यही चीज हमें दी हुई है an, दैट इज माई an, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग एज n an डिवाइडेड बाई 2। तो करेक्ट ऑप्शन है n an डिवाइडेड बाई 2, ये n मल्टीप्लाई में है, दिस n इज इन मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, उससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाई टुगेदर, देन द चांस दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 1, 3, 7 और 9। 4 होल नंबर्स हमें लेना है, उनको मल्टीप्लाई करके जो लास्ट डिजिट है वो 1, 3, 7 और 9 हमें चाहिए है। तो हर एक नंबर में, ये हिंट भी है एक तरह से कि हर एक नंबर में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, वो लास्ट डिजिट या 1 हो या 3 या 7 या फिर 9। मान लिया हमने कहा फर्स्ट होल नंबर हम सोच रहे हैं, पहला होल नंबर, फर्स्ट होल नंबर, तो फर्स्ट होल नंबर जो भी हम सोचेंगे उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो, यही डिजिट्स होंगे तभी प्रोडक्ट या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा या 9 होगा। लेकिन अवेलेबिलिटी क्या है, जरूरी तो है नहीं कि यही नंबर हो, तो अवेलेबिलिटी क्या है कि क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो वो तो कोई भी हो सकता था 0 से 9 के बीच में। तो जब हम पहला नंबर सोचेंगे तो पहले नंबर सोचने के लिए प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 4/10, क्योंकि इसमें 1, 3, 7, 9 4 टाइम्स आ रहा है और टोटल हमारा 10 है। अच्छा, दूसरा नंबर हम सोचें, अगर हम सेकेंड नंबर सोचेंगे तो भी यही होना चाहिए, तो वो भी होगी 4/10। थर्ड नंबर भी ऐसे ही होना चाहिए 4/10, और फोर्थ नंबर भी ऐसे ही होना चाहिए 4/10। इसका मतलब वी आर गेटिंग 2/5 की पावर 4 प्लस 16 अपॉन 625। तो जो भी 4 होल नंबर होंगे, चारों होल नंबर में या तो 1, 3, 7, 9 इन 4 में से कोई एक डिजिट होगा। आप चेक कर सकते हैं कि अगर चारों में 1 हुआ तब भी 1 आ जाएगा, एक में 1 है, एक में 3 है, एक में 7 है, एक में 9 है, तो भी लास्ट डिजिट 1 आ जाएगी। मान लिया आपने कहा सब में 7 है, चारों में 7 है, तो फिर उस हिसाब से फिर 1 आ रहा है। मान लिया आपने कहा सब में 3 है, लास्ट में सब में 3 है, तो अगर सब में 3 है तो 9 हो गया 27, फिर 1 आ रहा है। ये अलग अलग भी सोच लें, तो मतलब जो भी ये नंबर्स हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर या तो 1 4 बार ले लिए या 1 2 बार ले लिए, इन्हीं में से या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 7 या 9। और अवेलेबिलिटी हमारी 0 to 9 है, तो ये 4/10 फर्स्ट होल नंबर की है, ये 4/10 सेकेंड होल नंबर की है, ये 4/10 थर्ड होल नंबर की है, और ये हमारी फोर्थ होल नंबर की है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी बी है, तो 16 अपॉन 625 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखें, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो थोड़ा इजी है, अटेम्प्ट करके देखिए। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम, एलसीएम ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर इज, एनपीआर और एनसीआर का एलसीएम क्या है, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका जो एलसीएम होगा वो एनपीआर होगा। भाई जैसे कहा जाए 2 और 4 का एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। उसी हिसाब से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो एनपीआर है, एनपीआर एक्चुअली में होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एनसीआर क्या है, तो एनसीआर इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब अगर आप कहा जाए इनका एलसीएम बताइए, तो भैया तो यूँ कहें कि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो कहा जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, तो दोनों में फैक्टोरियल एन है, तो एलसीएम तो फैक्टोरियल एन है, और एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो फैक्टोरियल एन माइनस आर है। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसी को कहते हैं एनपीआर। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ एनपीआर और एनसीआर का जो एलसीएम होता है वो हमेशा जो है वो एनपीआर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर एक्स टू द पावर आर, ये तो होता है, ये प्रॉपर्टी है। नाउ यू हैव टू फाइंड 1 प्लस C1 अपॉन C0 प्लस 1 प्लस C2 बाई C1 1 प्लस C3 बाई C2 अप टिल 1 प्लस Cn अपॉन Cn माइनस 1 बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम इसको वर्कआउट करना है तो जो पहला ब्रैकेट है C1 देखिए n होता है, C0 1 होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट आ गया n/1, C1 मीन्स NC1। सेकेंड ब्रैकेट हमारा क्या आएगा 1 प्लस C2, C2 हमारा होगा n माइनस 1 अपॉन 2, और C1 होगा n। ये C3 क्या होगा, तो C3 हमारा होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 2 3।
C2 नीचे लिखा है, C2 होगा n अपॉन 2 एंड सो ऑन, लास्ट तक जा रहा है। अब अगर फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये तो 1 प्लस एन है। सेकंड ब्रैकेट को अगर आप देखेंगे तो ये n कैंसिल, 2 यहाँ आएगा, 2 प्लस n-1 दैट इज ऑल्सो 1 प्लस एन अपॉन 2। थर्ड ब्रैकेट में ये n और n-1 कैंसिल, 2 विल बी कैंसिल्ड ऑफ, ये 3 यहाँ आया, 3 प्लस n-2 दैट इज ऑल्सो 1 प्लस एन अपॉन 3। अब इससे हमें पैटर्न लग रहा है कि इस तरह से अगर हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो लास्ट नंबर भी 1 प्लस एन ही आएगा, और अपॉन में जैसे 3 है तो लास्ट में n आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 प्लस एन अपॉन एन। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी 1 प्लस एन टू द पावर एन, और नीचे जो लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टिल एन दैट इज फैक्टोरियल एन। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट E1 एंड E2, P E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार इज, बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 की 1/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है डिमॉर्गन्स लॉ कि E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, इसको लिखा जा सकता है E1 यूनियन E2 होल बार, या डैश लगा लें। एक प्रॉपर्टी और है कि अगर x प्लस x इंटरसेक्शन x डैश लिखा है तो ये एम्प्टी सेट होता है, a इंटरसेक्शन a डैश दैट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट होगा। अब ये दो प्रॉपर्टी अगर इसमें अप्लाई कर दें तो हमें लिखा हुआ है p टाइम्स E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन है E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, दिस पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय E1 यूनियन E2 होल डैश एंड देन अ ब्रैकेट, ये ऐसे आ गया। अब ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है, बीच में इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन x डैश तो एम्प्टी सेट होता है, तो ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो तो 0 होगी। तब आंसर तो ऑप्शन में देखिए 0 लिखा नहीं है, लेकिन क्या ये 0 1/4 से बड़ा है, तो कहेंगे नहीं। क्या 1/4 से छोटा है, हाँ छोटा तो है, लेकिन ये इक्वल भी लगा है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। क्या 1/4 से ग्रेटर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या है, D1। तो जो 0 है वो 1/4 से छोटा होगा, तो करेक्ट आंसर इज लेस देन 1/4। इसमें क्या था, ऑप्शन डी नहीं है, 0 लिखा ही नहीं है, बस आपको देखना है कि 0 कंडीशन 4 में से किसमें सेटिस्फाई हो रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट देखो टिक लगाने वाला क्वेश्चन है कि इफ n इज इवन द वैल्यू ऑफ NCR इज मैक्सिमम देन द वैल्यू ऑफ R क्या होगी। n इवन बता रहा है और NCR मैक्सिमम है, n इज इवन, n हमारा इवन है और NCR हम चाहते हैं ये मैक्सिमम हो, तो बताना है R की वैल्यू क्या है। द वैल्यू ऑफ R सीधी सी हो जाएगी n/2, तो मैक्सिमम वैल्यू R की होती है n/2 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अगर पूरा कंप्लीट करना है तो ये उससे आ जाता है कि अगर a प्लस x की पावर n लिखा जाए और n हमारा इवन है, तो इवन है तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा, वो कौन सा होगा, वो हमारा टर्म हो जाएगा n/2 + 1, ये हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। दिस विल बी माई मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म ही मैक्सिमम होता है। बाइनोमियल में टर्म जो कोफिशिएंट्स होते हैं बढ़ते चले जाते हैं, जो एकदम बीच में लिखा होगा सबसे बड़ा होगा, तो कौन सा बीच में होगा, तो कहेंगे n/2। ये तो r + 1 है, तो r की वैल्यू n/2, इसका मतलब r जब n/2 लेंगे तो हमारा मिडिल टर्म आएगा। अब जब मिडिल आएगा वही मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी याद रहना चाहिए कि अगर n इवन है तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR होती है वो तभी होगी जब r की वैल्यू n की हाफ होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a तथा b के वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रयासता क्रमशः p तथा q हो, तो वर्ष के अंत में उसमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रयासता क्या होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट a and b will be alive is p and q। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलाइव रहे उसकी प्रोबेबिलिटी p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलाइव इज q। व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बोथ ए एंड बी जो हैं वो अलाइव रहें, किसी एक के जीवित रहने की प्रयासता क्या होगी, वन शुड बी अलाइव, किसी एक के जीवित रहने की प्रयासता क्या होगी। तो पहले हम ये कह लें कोई भी नहीं जीवित रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डेड, दोनों के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई 1 - p और 1 - q। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ
anyone alive will be 1 minus probability of their not alive, 1 minus p 1 minus q। बाकी इसको भी हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 minus q plus minus p plus pq, that 1 will be cancelled out, we are getting q plus p minus pq, q plus p minus pq, so C option is the correct answer, q plus p minus pq is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अष्टभुज के कोणीय बिंदु एंगुलर पॉइंट, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन है, which has 8 sides 8 vertices। एंगुलर पॉइंट से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जबकि अष्टभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर ना हो, मतलब ऑक्टागन अगर बनाया जाए तो ऑक्टागन ऐसा होगा, दिस इज ऑक्टागन विच हैज 8 साइड्स। अब इसमें अगर आप ट्राइंगल्स बनाना शुरू करिएगा, जितने भी आप ट्राइंगल्स बना लिए तो वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही बताना है आपको कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर। कंडीशन क्या कह रहा है कि उस ट्राइंगल में ये तीनों साइडें इक्वल ना हो, कि जो इसकी ऑक्टागन की साइड है वो ट्राइंगल के साइड के इक्वल कभी ना आए, तो वो तो देखिए इसमें आप जब भी ज्वाइन करिएगा वो कभी नहीं आएगी। इसका मतलब सीधा सा आंसर है कि 8 हमारे पास पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, ट्राइंगल बनता है 3 पॉइंट से, तो 8 में से कोई भी 3 पॉइंट जोड़ लिए जाएं, 8C3 हो जाएगा, दैट विल बी 8 into 7 into 6 upon 1 into 2 into 3, तो 56 इज द करेक्ट आंसर, 56 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी ट्राइंगल की जो साइड होगी वो ऑक्टागन की साइड के इक्वल नहीं होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 10 आम रखे हैं जिनमें से 4 सड़ गए हैं, यदि थैले से 2 आम एक साथ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रयाक्ता होगी कि दोनों आम अच्छे मतलब गुड मैंगोज होना चाहिए। तो इसको यूं कहा जाए कि इन अ बैग देयर आर 10 मैंगोज, 4 आर बैड, तो गुड कितने हैं, तो गुड मैंगोज विल बी 10 minus 4, ये काफी इजी क्वेश्चन है, 6 है। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, 2 मैंगोज आर ड्रॉन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम, दोनों आम बोथ आर गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गुड, बोथ गुड, तो बोथ गुड अगर निकालना है तो गुड में से ले लें, तो गुड हमारे पास 6 है, तो विल बी 6C2, टोटल लिया जा सकता था आउट ऑफ 10 कोई भी 2, तो 10C2, दैट मीन्स इट विल बी 6 into 5 upon 10 into 9, तो 5 2 टाइम्स और 2 3 टाइम्स और 3 3 9, 1/3 आ रहा है, 1/3 is the answer but it is not given over here, तो none of these is the correct answer। I think this is given in the book, और बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। Moving to the next question, NPR equal to NPR plus 1 और NCR equal to NCR minus 1, तो N और R की वैल्यूज बताना है। देखिए एक ऑप्शन क्या है कि ये हमारा जो पहला दिया हुआ ये N है और दूसरा हमारा R है, तो या तो हम N और R की वैल्यू यहाँ पे रख लें और देख लें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या प्रॉपर सॉल्व कर लिया जाए। प्रॉपर सॉल्व करने में पहले अगर हम ये 2 पार्ट ले लें कि NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि ये 2 इक्वल तब होंगे जब R प्लस R माइनस 1 इक्वल टू N हो जाए। ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम हमेशा इसके इक्वल आता है, दैट मीन्स 2R माइनस 1 इज इक्वल टू N। ये सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एक और कंडीशन दे रहा है कि NPR इक्वल्स टू NPR प्लस 1, इसको अगर वर्कआउट कर लें दिस विल बी फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R एंड दिस विल बी फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1, तो फैक्टोरियल N कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे N माइनस R अगर हम बाहर ले आएँ N माइनस R, सो वी आर गेटिंग फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1, फैक्टोरियल कैंसिल, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1 इक्वल टू N माइनस R, लेकिन N की तो वैल्यू 2R माइनस 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2R माइनस 1 माइनस R, तो दिस विल बी इक्वल टू R, और 1 इधर ले आए तो द वैल्यू ऑफ R इज कमिंग एज 2, R की वैल्यू 2 आ रही है। अब अगर R हमारा 2 है, इफ द वैल्यू ऑफ R इज 2, तो N इज 2R माइनस 1, तो R यहाँ पे 2 रख देंगे तो 4 माइनस 1 3, तो 2,3 इज द करेक्ट आंसर, पहले ही सही था। अगर आप 2,3 इसमें पुट कर लेते तो ये ट्रू वहीं पे आ जाता तो भी ठीक था, चांस की बात थी कि पहले ऑप्शन से सही मैच कर रहा है। अगर नहीं वर्कआउट हो रहा है तो आप ऑप्शन पुट कर सकते हैं यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, A and B are two mutually exclusive events, then which condition is true? They are saying ये mutually exclusive हैं, कंडीशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगी कि PA प्लस PB, PA प्लस एक्सक्लूसिव है। अच्छा, तो एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव की कंडीशन है P ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी 0, प्रोबेबिलिटी कॉमन की 0 होगी। अब अगर हम PA यूनियन B निकाल लें, PA यूनियन B,
तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब पी ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये जो पी ए यूनियन बी है एक्सक्लूसिव में ये पी ए प्लस पी बी होगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगी। इसका मतलब ये से कि पी ए प्लस पी बी जो भी है इसका आंसर 1 से तो कम आएगा या 1 आएगा। मतलब फ्रॉम हियर वी कैन से पी ए इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस पी बी। जो भी पी ए है वो 1 माइनस पी बी से छोटा होगा। ये ऑप्शन में हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दें लेस देन इक्वल टू पी बी बार। यहाँ ये लेस तो लगा, इक्वल नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो इनमें से कोई सही नहीं है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ए एंड बी आर सच इवेंट्स दैट पी ए ग्रेटर देन 0 है, पी बी नॉट इक्वल टू 0 है, पी ए बार अपॉन बी बार निकालना है। पी ए बार अपॉन बी बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा? पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस पी ए यूनियन बी। नाइदर ए नॉर बी है वो, तो उसको कहते हैं 1 माइनस आइदर ए और बी। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 इन द सिंगल थ्रो विद 3 डाइस। 3 डाइस को फेंकें और 12 आ जाए हमारा, मतलब सम ऑफ द नंबर इज 12, सम ऑफ द नंबर 12। अब ये सम ऑफ द नंबर 12 कब आएगा? वो नंबर क्या क्या हो? अगर आप 1 से सोचें तो अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा तो 1 नहीं हो सकता, वरना फिर तीसरा होना चाहिए हमें 10, और 10 तो होगा नहीं। तो अगर दूसरा नंबर हम 2 ले लें तो 3 हो जाएगा, तो 9 नहीं होगा। 1 के साथ अगर हम 3 ले लेते हैं, 1 के साथ अगर नेक्स्ट नंबर 3 लिया तो ये 4 हो गया, फिर 8 होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। 1 के साथ अगर 4 लेते हैं तो 5 होगा, तो 7 चाहिए। तो 1 के साथ अगर हम 6 ले लें, 1 के साथ अगर हम 6 ले लें तो ये 7 हुआ, उसके साथ 5 हो सकता है। तो 1 के साथ 5 और 6 ही का पेयर बनेगा। अच्छा दूसरा सोचें 2 से, अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 से अगर हम ले लें तो 2 4 6 हुआ, आगे 6 और हो गया, तो 2 4 6 भी हो सकता है, और 2 से कोई हो सकता है, तो एक 2 हो सकता था, 2 2 5, ये 2 के पेयर हो गए। अब 3 से सोच लिया जाए, 3 से क्या होगा? अगर हम 3 लें तो 3 3 6, ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 से और भी कोई हो सकता है, तो 3 ले लें, 4 ले लें, 7 और 5, 12 हो गया। और 3 से कुछ हो सकता है, अगर हम 3 और 2 लेते हैं तो 5 होगा, फिर हमें 7 चाहिए, 3 से आगे होंगे नहीं। 4 वाले हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, एक 4 और हो सकता था कि तीनों 4 हो जाएं। तो ये हमने सिंगल अभी पेयर लिखे हैं। अब ये जो 1 6 5 है, इसका मतलब पहला 1 दूसरा 6 तीसरा 5, ये चेंज भी तो हो सकते हैं। इस तरह के कितने पेयर होंगे? तो अगर 1 6 5 को हम अरेंज करें तो टोटल पेयर हमारे आएंगे फैक्टोरियल 3। 2 4 6 आपस में अरेंज हो सकता है फैक्टोरियल 3 वेज में। 2 2 5 अरेंज हो सकता है फैक्टोरियल 3, क्योंकि 2 2 बार है, अपॉन फैक्टोरियल 2। इसमें भी आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। 3 4 5 हमारा अरेंज होगा फैक्टोरियल 3 में, और 4 4 4 तो सिर्फ एक ही रास्ते से है। इसका मतलब टोटल फेवर में आ रहे हैं, फेवर वाले आ रहे हैं। पहला फैक्टोरियल 3 है, वो है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस फैक्टोरियल 2 है, अपॉन फैक्टोरियल 2 भी था इसके नीचे, तो 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2। फिर ये भी आएगा हमारा 6 अपॉन 2 प्लस फैक्टोरियल 3 6 एंड लास्ट है 1। अब इन सबको हम ऐड कर लें तो 6 12 15 18 24 25, इसमें टोटल आउटकम फेवर वाले 25 पेयर हैं। बाकी 3 डाइस फेंके गए हैं, तो NS हो जाएगा 216 6 की पावर 3। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 25/216। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25/126 216, 25/216 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी है, अक्सर कॉम्पिटिशन में आ जाता है। सीधी सी प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर NCP इक्वल टू NCQ है, जिसमें P प्लस Q शुड बी इक्वल टू N, उस बिहाफ पे यहाँ R है, यहाँ R+4 लिखा हुआ है, तो R प्लस R+4 शुड बी इक्वल टू 10। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ R विल बी कमिंग एज 3। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये GIC में पूछा गया था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन। शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमें बताना है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होते हैं? तो जो चेस बोर्ड होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन 9 होती हैं। वर्टिकल कितनी है? 9 है। रेक्टेंगल देखिए कैसे बनता है। रेक्टेंगल बनता है 2 हॉरिजॉन्टल ले लें और 2 वर्टिकल ले लें तो रेक्टेंगल बन जाता है। इसका मतलब 9 है, हमें 2 चाहिए हैं हॉरिजॉन्टल, 9c2 इंटू 9c2, और 9c2 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2 36 इंटू 36, और 36 इंटू 36 होता है 1296। तो 1296 इज द करेक्ट आंसर। 1296 जो हैं वो